रात को मुझे IMF जाना पड़ेगा और वो प्रोग्राम जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब IMF से निगोशिएट करके आए थे मगर फिर मुकर गए, IMF से ये प्रोग्राम बहाल करेंगे। जो हुकूमत को अपना पट्टा कसना होगा, बेल्ट टाइटनिंग करनी होगी, हुकूमत में करेंगे, लेकिन IMF से प्रोग्राम बहाल करेंगे। हम आके रोएंगे नहीं, जिस तरह खान साहब कहते थे कि पिछली हुकूमत कर्ज लेके छोड़ के चलेंगे। इन्होंने ये पेट्रोल सस्ता किया था, कोई मेहरबानी नहीं होती पेट्रोल सस्ता करने में, खान साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे थे। सच्चाई का इन्होंने बहुत अरसे पहले साथ छोड़ दिया। इमरान खान और PTI नाअहल हैं और बदउनवानी करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं। मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। जिसको तारीखी खसारा कह रहे हैं, $500 मिलियन का बैरूनी खसारा था। ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें हर रोज सुबह और शाम और दोपहर कोई इत्तेहादी उठता है, वो बोलता है ये नामंजूर और वो नामंजूर, ये हुकूमत नहीं चल सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। तो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। मईशत बदहाल, शहबाज हुकूमत के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखना महाल। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आते ही कह दिया कि पेट्रोल पर सब्सिडी बरकरार नहीं रख सकते। अपने और PTI दौरे हुकूमत का माशी मुआवजा भी पेश कर दिया है। मुशीर ख़जाना की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI के खिलाफ चार्जशीट करार दी जा सकती है। नई हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की फौरी बहाली के मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। ऐसे में महंगाई में मजीद कितना इजाफा हो जाएगा, क्या नई हुकूमत सख्त माशी फैसलों का बोझ उठा पाएगी, इस पर बात करने के लिए खाकान नजीब साहब हैं, माहिर माशियात हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहूँगी आपको। वालेकुम अस्सलाम किरण, गुड टू बी विद यू। सर खाकान साहब, ये नई हुकूमत का दावा है कि इस वक्त मईशत का बड़ा बुरा हाल है, माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हुई हुई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, खसारे में इजाफा हुआ है। माजी में भी हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमतों की बुरी माशी परफॉर्मेंसेस का जिक्र करके हाथ खड़े कर देती हैं। नून लीग जब हुकूमत छोड़कर गई थी और अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा चुकी है, तो सूरत हाल का आज़ादाना मवाजना क्या कहता है? जी किरण, देखें, जो इस वक्त सूरत हाल है और जो 2018 में सूरत हाल थी, उसमें एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि दोनों में एक ग्रोथ एपिसोड हुआ और वो ग्रोथ एपिसोड पाकिस्तान को उसके बाद एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज में ले गया। यानी कि करंट अकाउंट का खसारा उस वक्त भी आपको पता है कहा जा रहा था $19-20 अरब का था। इस वक्त जो तखमीना है वो भी ये है कि 5.3% ऑफ GDP यानी कि $18-19 अरब का करंट अकाउंट का खसारा इस मालियाती साल में भी हो सकता है। सो दिस इज द थिंग विच इज कॉमन। ये पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चरल इशू है बिकॉज हमारी स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हैं, एक्सपोर्ट्स में 8-9% ऑफ GDP हैं और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 20 से 25% ऑफ GDP चला गया है। असल मसला जो है वो एक्सपोर्ट्स का है। तो ये तो है हमारा स्ट्रक्चरल इशू और ये अब हमें सीख लेना चाहिए कि हिस्ट्री के जो 2 एपिसोड्स हुए ग्रोथ के, जो बिल्कुल 18 और अब के हैं, वो सिमिलर कंडीशन में हमें पहुंचा नजीब साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकते हैं, हतमी फैसला वजीर आजम साहब ने करना है। सर, अगर मौजूदा सब्सिडी खत्म हो जाती है तो फिर पेट्रोल की नई कीमत कितनी बढ़ सकती है, कितनी हो जाएगी? इस वक्त अगर आप जो पेट्रोल की इंपोर्टेड कीमत है बगैर GST के और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के पास ऑन करें तो 21 रुपए बढ़ेगी और अगर डीजल की फुल प्राइस अगर आप पास ऑन करें ओगरा के मुताबिक तो वो तकरीबन 51 रुपए बढ़ेगी। यानी अब एक मैं वो करती हूँ तो 170 से अबव चली जाएगी पेट्रोल प्राइस। अब मुझे बताइए कि मिफ्ता इस्माइल साहब, जी मिफ्ता इस्माइल साहब IMF से मुज़ाकरात के लिए रवाना हो गए हैं। खाकान साहब, प्रोग्राम की बहाली के कितने % चांसेस हैं और रुकावटें क्या हैं? फौरी कौन कौन से मुश्किल फैसले हैं जो लेने होंगे नागुज़िर हुकूमत के लिए? किरण, एक तो देखें ये जो IMF है ना, ये क्या है, ये है कि इट इज़ अ डॉक्टर विच सीज यू व्हेन यू आर इन दी ICU। सो आपकी हुकूमत ये फैसला करती है कि इकोनॉमी जो है वो एक ICU में, ICU का मतलब है पाकिस्तान IMF के पास हमेशा तब जाता है जब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस होता है, जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के शुरू में कर दिया।
अब भी वही पोजीशन है, आपके पास 10.8 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, आपकी इंपोर्ट जो हैं वो 6 अरब डॉलर को से तजावुज कर चुकी हैं, और आपके पास यानी कि 50 दिन के भी रिजर्व्स नहीं है ऑफ द इंपोर्ट्स। अ कंफर्टेबल लेवल इज अबाउट 3 मंथ्स। सो ये जरूर याद रखें कि हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं, और रिजर्व्स कुछ चले भी गए हैं बिकॉज एक चाइनीज रोल ओवर में डिले हुआ है, कुछ रेकोडिक की पेमेंट हुई है। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। IMF के पास जाने से पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कि इट इज नॉट अबाउट गोइंग टू द कितने परसेंट चांसेस हैं? डिपेंड्स कि आपने होमवर्क कितना अच्छा किया है। मैंने 2016 का पाकिस्तान का प्रोग्राम, जो कि वाहिद प्रोग्राम है जो PMLN के अंडर ही कंप्लीट हुआ, और जो करंट प्रोग्राम है इसकी साइनिंग भी जब नहीं हो रही थी तो मैंने PTI की हुकूमत की मदद की है, और दोनों में जो कॉमन चीज थी वो ये थी कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, हमारा डेटा अच्छा था, हमारी मॉडलिंग अच्छी थी, हमारी इससे थोड़ी सी बहाली के बाद की बात कर लेते हैं। अगर ये प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो फिर उसके बाद महंगाई की शरह में कितना फीसद इजाफा हो जाएगा? ऑब्वियसली महंगाई में तो इजाफा होगा ना फिर। देखिए, अगर प्रोग्राम आगे चलता है और 7वां रिव्यू और फिर 8वां रिव्यू बजट से पहले, तो बजट में बहुत सी मुशावरत करेंगे। उसमें ज़रूर ये है कि पेट्रोल की प्राइस का एटलीस्ट इस हद तक पास थ्रू होगा, उससे एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। प्लस हमें जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, अगर डॉलर जो है यहाँ पे रुक जाता है तो उम्मीद है कि थोड़ा सा रिवर्सल भी हो सकता है अगर इकोनॉमी में IMF का एक अच्छा सिग्नल आए। अभी हुकूमत को सिग्नल करने की ज़रूरत है कि वी आर डूइंग द राइट थिंग्स। हम वो फैसले ले रहे हैं। अगर आपकी इखराजात जो हैं इस वक्त, जो कि 8 ट्रिलियन 8,000 अरब हो गए हैं, ये 3 साल पहले सिर्फ 4,000 होते थे हुकूमत के। अगर इसमें कुछ कटौती की जाए, कुछ PSDP को रोका जाए, तो अगर फिस्कल अखराजात में कमी की जाए, यानी कि हुकूमत अपना जो खर्चा है वो कम करे, तो सर मैं जो आपकी बात से समझी हूँ, महंगाई मुकाम मार्च लेकर ये नई हुकूमत बढ़ी थी आगे, और इनका मुतालबा ये था कि जो पिछली हुकूमत है ये महंगाई नहीं ख़त्म कर पा रही है, ये पेट्रोल प्राइसेस को नीचे नहीं कर पाई, ये बिजली को महंगा कर दिया। लेकिन अब उसके बाद जो सिचुएशन सारी खुल के आई है, तो इतनी आसानी ये वाली नई हुकूमत भी नहीं पैदा करने जा रही है। ये अगर 157 से ऊपर, 171 से ऊपर पेट्रोल चला जाता है और फिर उसके साथ साथ महंगाई में मजीद इजाफा होता है, तो फिर देख लीजिए कि मामला कहाँ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नजीब साहब आप साथ मौजूद थे, जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। देख लीजिए, फिर बात का आगाज़ करते हैं। मैं इसको एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ, बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ये जंग है इन तमाम मुश्किलात के खिलाफ, जो कि पिछली हुकूमत ने इसमें बुरी तरह वो नाकाम रही। सूबों के जो मसाइल हैं वो भी हमें दर्द दिल के साथ उनके ऊपर तवज्जो देनी होगी। यकीनन हर तरफ मसाइल हैं, वसाइल को हमने ढूंढना है जो कि बड़े महदूद हैं। टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म पर चलती रही, नाम आते रहे, नाम जाते रहे, उसके पीछे सिर्फ इमरान खान साहब का हुक्म था। अगर ये ECL पे नाम आना चाहिए, स्टॉप लिस्ट पे आना चाहिए, और अगर वॉच लिस्ट पे आना चाहिए, तो पूरी की पूरी काबीना जो पिछली हुकूमत की थी आज ECL पे होनी चाहिए थी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो मिनिस्टर फॉर लॉ हैं उसको चेयर करेंगे, जो ECL के रूल्स और कानून की एक पूरी ओवरऑल रिव्यू करके कैबिनेट को पेश करेंगे, और कहाँ कहाँ इस कानून को इस्तेमाल किया जाता रहा उसके ऊपर पूरी एक ब्रीफिंग देंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद लतीफ़ साहब। सर, सबसे पहले तो पहली बार आपको वजीर बनने पर मुबारकबाद। हल्फ क्यों नहीं लिया आपने अभी तक सर? मैं किरण इस्लामाबाद था नहीं, आज इस्लामाबाद आ गया हूँ, 1-2 दिन में हो जाएगा। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात कैसी रही, किन उमूर पर बात हुई और उनकी तरफ से रिस्पांस क्या था? देखें, रिस्पांस का तो मुझे इल्म नहीं, मैं क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं था। अलबत्ता जो मुलाकात है ये एक आइनी ज़रूरत है। जब तक वो आइनी ओहदे पे हैं, प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को मुख्तलिफ नेशनल इश्यूज़ पर बात करना होती है, और जो पिछले दिनों तनाव था और जिस तरह प्रेसिडेंट साहब बिहेव कर रहे थे, यकीनन अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि चलें, उन्होंने पहल की और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया
कि आप मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, आप पीटीआई के प्रेसिडेंट नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ये चाहिए कि ठीक है, उस गम से, दुख से निकलें प्रेसिडेंट साहब भी, और बिहेव करें बतौर एक आईनी। सर ये वाली तो एक आईनी जिम्मेदारी थी जो कि पूरी हो गई, लेकिन एक और भी मुलाकात होनी है ना, वो लंदन में सर जो होनी है वो हो गई है या अभी होनी है बिलावल की बड़े मियाँ साहब से? और क्या डिमांड क्या है पीपल्स पार्टी की जो शहबाज शरीफ साहब पूरी नहीं कर सके इसलिए उनको वहाँ जाना पड़ गया? देखें, ये भी बात मेरे इल्म में नहीं है कि डिमांड्स क्या हैं, मगर मैं किरण आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ जमातों ने अगर ये कदम उठाया, ये कौमी हुकूमत बनी, तो उसका बुनियादी जो नुक्ता है या ज़रूरत है वो भी है कौमी ज़रूरत। और कौमी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये मुश्किल टास्क जो है वो अपने ज़ुम्मे लिया है। मैं मगर ये ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि आपकी जो बात मुझे समझ आई, जो मुख्तलिफ़ मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि कब तक ये हुकूमत चलेगी या इत्तेहादियों की डिमांड्स क्या हैं, मैं बड़ा क्लियर हूँ और मेरी ये ज़ाती राय है कि अगर जिस जज्बे से हम हुकूमत में सब आए हैं और पिछली हुकूमत को चलता किया है, तो अगर ये कौमी जज्बा जब तक रहे तो मुल्क की ज़रूरत या वो जो ज़रूरियात जिनके तहत हम आए थे रिलीफ देने के लिए कौम को, रियासत को, तो देन पूरी हो सकती हैं। और अगर इसमें से कोई अपना पार्टी का मंशूर, पार्टी का तरीक़ाकार या कोई इख्तलाफ राय अगर कहीं हो, काम ना चल रहा हो, तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फिर इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाहिए जिससे मुल्क का मज़ीद नुकसान हो जाए जो पिछले कर गए। ठीक है, आपने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया सिचुएशन को, लेकिन सर हुकूमत की मुद्दत के हवाले से ना नून लीग के अपने अंदर बड़ा कन्फ्यूजन है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने 17 अगस्त की तारीख दे दी है कि जब तक तो हुकूमत है। इसहाक डार साहब के मुताबिक इलेक्शन फौरी हो सकते हैं। इनफैक्ट अभी आप भी बता रहे हैं, तो ये हुकूमत की मुद्दत होगी बेसिकली कितनी, क्या ये तय हुआ है? क्योंकि जाहिर है ना IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो इसमें भी हुकूमत की मियाद का अमल दखल होगा सर? नहीं किरण, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, IMF के पास जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी 2013 में, हम उस वक्त भी जाते थे। क्या हम कर्ज़े उस वक्त नहीं लेते थे? मगर मुझे कोई बताए कि 2013 से 18 तक महंगाई क्या कंट्रोल नहीं थी? जो कर्ज़े लिए थे उससे मेगा प्रोजेक्ट बने नहीं हैं, नेशनल इंटरेस्ट वॉच नहीं हुआ। कर्जे लेना जुर्म नहीं है, मगर कर्जों का इस्तेमाल आप क्या करते हैं, देखने वाली बात यह है। आप ये देखें कि इनके 4 सालों में कर्जे कितने लिए गए, महंगाई कितनी बढ़ी, बात यह है। और आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि देखें, हम देखें आज बार बार कहा जाता है कि इमरान खान के जलसों को देखें जी, वो टफ टाइम दे रहा है, वो इलेक्शन की बात कर रहा है। भाई बात सीधी सी है कि क्या रातों रात जलसे करने से महंगाई वो कम कर गया, डॉलर की कीमत नीचे ले आया? किस वजह से आप कहते हैं कि जलसे बड़े हो गए? बात सिर्फ इतनी। और क्यों कहता है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए? और क्यों इत्तेहादी जितनी अपोजिशन जमातें थी उन्होंने हुकूमत करना कबूल किया? वजह इतनी है कि सबसे मुश्किल टास्क था, गैर मकबूल फैसला था, मगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये फैसला किया गया, इसलिए कि जो भी आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनेगी, अगर ये चंद दिन और रह गए, चंद माह और रह गए PTI वाले, तो मुल्क के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर जाएंगे जो आज हमें फेस करनी पड़ रही हैं। अच्छा ठीक है सर, ये तारिक फातमी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों के अंदर बड़ा मामलात ख़राब हो रहे थे सर, इख्तलाफात सामने आ रहे थे डॉन लीग्स में, क्योंकि उनका नाम है। फिर उसके बाद वो कैबिनेट का हिस्सा बन गए, तो क्या हुआ ऐसा कि सर फिर वो इख्तलाफात के बावजूद भी ये कैबिनेट का हिस्सा बने? क्या नवाज शरीफ साहब को इंटरवीन करना पड़ा? उनके इंटरवीन करने से, उनके इंटरफेरेंस के बाद फिर मामला तय पाए, हुआ क्या?
नहीं किरण, अगर तो आपको हर वक्त इख्तलाफात मुस्लिम लीग में नज़र आते हैं तो फिर किरण आपको याद होगा तो ये तो पिछले हम 30 साल से सुन रहे हैं कि इख्तलाफात हो गए और फिर आज तक आप मुस्लिम लीग को देख भी रहे हैं, अपोजिशन भी मुस्लिम लीग ने किस तरह की, हुकूमत भी किस तरह की, और आज फिर अगर हुकूमत में आए नाम पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था, कैबिनेट में उनका हिस्सा बनने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। आप तरदीद कर दें, मैं ये भी आप सुन ही रहे हैं लोग। अपना किरण, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं कि पार्टी के अंदर किसी ने इख्तलाफ किया हो। मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि जमात में कि कोई इख्तलाफ कर रहा हो और कोई हक में बोल रहा हो, ये ऐसी बात हुई नहीं है। पार्टी क़यादत फैसला करती है किरण, और जब पार्टी क़यादत फैसला कर देती है तो किसी को कोई इख्तलाफ होता ही नहीं है, तसव्वुर भी नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद लतीफ़ साहब साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम जी। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना डिवीजन को साबिक वजीर आजम इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात शेयर करने का हुक्म दे दिया है, तो तहरीक इंसाफ इस फैसले को किस तरह से देख रही है सर, क्योंकि आपकी हुकूमत इसे कौमी मफाद की मुनाफी कहती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। जो भी कानून के मुताबिक फैसला होगा उसको हम सराहते हैं। इस बात पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 9वां साल है हमारा हुकूमत में। 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद 4 साल ये और 3-3.5 साल मरकजी हुकूमत के। मुस्लिम लीग नून को और हमारे मुखालिफिन को और कुछ नहीं मिला तो तोशाखाना मिला। और बिल्कुल आप तफसील, आपको पूरी तफसीलात हम देंगे और बिल्कुल मिलनी भी चाहिए, कौम का हक है। अगर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल हो सकता था तो इमरान खान साहब से भी होना चाहिए, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है इमरान खान साहब से पहले जितने वज़राए आज़म गुजरे हैं उनसे भी पूछना चाहिए ताकि पता तो लगे कि कौन। खान साहब, बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सर अगर ऐसा ही था तो ये सब कुछ आप लोगों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हाई कोर्ट हुक्म ना देती, आप लोग पहले कर लेते। अब सर अदालत कह रही है कि जो तोहफे ले गए हैं उनसे वापस लिए जाएं, बेचने वाले वापस कहाँ से लाएंगे? देखिए, पहले सवाल इस तरह अदालत पूछती तो दे देते, हम यहीं थे, पूछ लेते सवाल। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वापस लेके आए, तो अगर कोई चुरा के लेके गया है तो बिल्कुल वापस लाना चाहिए। और अगर कोई कानून के मुताबिक, जो मुरव्वजा कानून के मुताबिक पेमेंट करके गया है तो वो तो कानून के मुताबिक है, उस कानून को बदल दें तो कोई लेके नहीं जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने, हमने कोई भी कोई गैर कानूनी काम जो है वो किया है। अगर किसी को कोई एतराज है, कोई शक है, तो बिल्कुल हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सही है। अच्छा अली साहब, कल लाहौर का जलसा होने जा रहा है, तो उसमें क्या खान साहब कोई अहम ऐलान करने जा रहे हैं? क्योंकि पेशावर में और कराची में सर रिपीटेशन थी, एक ही जैसी बातें की हैं खान साहब ने। इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और यकीन करें वही जो सन 40 में था या सन 47 में लाहौर में था। इस वक्त लाहौर की गलियों में, लाहौर के मोहल्लों में लोग निकल रहे हैं और बगैर हमारे बुलाए हमारे कॉन्वॉयज में आ रहे हैं, हमारे जलसों में आ रहे हैं। इस वक्त मैं अफ्तारी के बाद कम से कम 2 जलसे करके मैं निकला हूँ। बता रहा है कि कौम तैयार है अपने लीडर, कौम तैयार है पाकिस्तान के लिए, कौम तैयार है गुलामी के मुकाबले में आजादी। सर कौम तो आप लोगों के साथ बिल्कुल तैयार है, कौम हर तरफ निकल रही है, बेशक बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, पीटीआई का मोमेंटम बहुत हाई है, सारे जो है जज्बे से भरपूर है। लेकिन अली साहब कोई खास ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब? ऐलान अभी कर दूं तो फिर आपकी रेटिंग जो है वो नीचे चली जाएगी। मुझे सिर्फ ये बता दें कुछ करने जा रहे हैं या नहीं, ठीक है सस्पेंस हो, लेकिन पता तो हो कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मुस्तकबिल का अमल देंगे, सियासी तहरीक है, सियासी अमल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। जहां पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खड़े होकर 8 से सालों पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख्वाब दिखाया था, जिसको फिर हमने रियलाइज हमारे बुजुर्गों ने किया। आज इमरान खान बच्चों को आगे का अमल देंगे कि आज के कायद, आज के लीडर के साथ खड़े होकर हमने पाकिस्तान को कहां लेके जाना है। क्या अमेरिका के पैरों में गिरा देना है
या उम्मत मुस्लिमा का सुर्खेल बनाना है। ये फैसला कल लाहौर और पूरे पाकिस्तान की आवाम। खान साहब ये देखिए, तहरीके इंसाफ से जलसों की सियासत कर रही है। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब वो हुकूमत में नहीं रहेंगे तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वो सड़क सियासत इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन सर इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या इस्तीफा देने का कोई इरादा रखते हैं आप लोग? वक्त आएगा तो वो भी कर लेंगे। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उन लोगों के लिए खतरनाक हैं, हम सिर्फ उन लोगों के लिए खतरनाक हैं। अली साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ने खत लिखा है खान साहब को कि वो लाहौर में फिजिकली जलसा ना करें सर, वीडियो लिंक के जरिए जलसा करें, क्योंकि कुछ खतरात हैं उनके लिए, सिक्योरिटी खदशात हैं, कुछ खतरात हैं। तो क्या इसको आप लोग देख रहे हैं इस खत को? डिप्टी कमिश्नर साहब को मेरा बड़ा मैसेज है। ये जो बाजी है ना, ये सब पाकिस्तान की बका की जंग है, तो मजाक ना करें। अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो अपना ओहदा खाली करें। रियासत और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के नहीं उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़े लीडर की कल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर मेरे इदारे, मेरा मुल्क, मेरी पुलिस, मेरे हसास इदारे इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उनकी फिर हमें कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान इस वक्त इस मुल्क की उम्मीद है, इस उम्मत मुस्लिमा की उम्मीद है कि तमाम जितनी पुलिस है, लोकल इंतजामिया, लोकल सिविल एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सबकी रिस्पांसिबिलिटी है कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर रिस्पांसिबिलिटी और उसकी सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम करें। सर दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए इमरान खान साहब की। मुझे ये बताइए, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं अली साहब कि अभी तक इमरान खान ने अपने जलसों में इंतहाई जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है, हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए वरना इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये काम करने वालों को होगा। तो कौन लोग हैं वो जो आपको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है? देखिए, सियासी मुकाबला है और इंशाल्लाह सियासी मुकाबले में हक और बातिल की जंग में जीत हक की होगी, क्योंकि हम अगयार के सामने नहीं ले, सर नहीं झुकाया, उठे हुए सर, उठी हुई आंखों के साथ। और मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। वो कौन लोग हैं जो दीवार से लगा रहे हैं आपको? इक़्तिदार को लात मारी, हमने इक़्तिदार को लात मारी, लेकिन मुल्क का ज़मीर और मुल्क की खुददारी उसको नहीं बेचा। अली साहब, दीवार से कौन लगा रहा है सर? वो बैठे हैं इधर, जो मुरासिले की ताकत पे आए बैठे हैं, वो जो तकरीबन सब के सब जमानत पे रिहा हैं। कल को जमानत कैंसिल हो जाए, काबीना की मीटिंग जेल में होगी। अच्छा, आप हुकूमत की बात करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपसे वफाकी हुकूमत का, नई हुकूमत का कैबिनेट भी तैयार हो गया है, इस कैबिनेट को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। ये कह लीजिए कि पुराने पाकिस्तान में नई काबीना ज़मानत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना से अपने पहले खिताब में कहा कि गुज़िश्ता पौने 4 सालों में इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिल यकीन है। माजी को भुलाकर अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनकी काबीना में तजर्बेकार अफराद मौजूद है, लेकिन मौजूदा काबीना को मुसलसल तनकीद का सामना है। न सिर्फ उस पर हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, बल्कि अपोजिशन भी कैबिनेट अरकान की ज़मानत पर होने की वजह से शदीद तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इत्तेहादियों को कैबिनेट में शामिल करवाने के लिए नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में, तो यहाँ उनकी अपनी पार्टी में इख्तलाफात हो गए हैं। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर वज़ीर मुमलिकत बराए इंसाफ बनाए जाने पर नाराज़ थे, इसलिए काबीना में शामिल नहीं हुए। उन्हें कैबिनेट में शामिल कुछ लोगों पर एतराज़ भी है। शहबाज शरीफ कैबिनेट में शामिल अहम वज़रा को देखें तो तकरीबन 10 से ज़ायद वज़रा हैं जो कि ज़मानतों पर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वज़रा पर बने केसेस में से अब तक कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा तनकीद नाज़रीन वज़ीर सेहत हैं नए कादिर पटेल साहब, जिन पर दहशत गर्दों के इलाज का इल्ज़ाम है। माजी में उनका नाम बदनामी ज़माना लियारी गैंग वॉर के कारिंदों के साथ जोड़ा जाता रहा है और वो इस वक्त भी ज़मानत पर ही हैं। इसके साथ ही वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, ये भी LNG रेफरेंस में ज़मानत पर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, इन पर आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने का इल्ज़ाम है और वो भी ज़मानत पर हैं।
वजीर मनसूबाबंदी हैं एहसन इकबाल साहब, जिन पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है और वो भी जमानत पर हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, इन पर मुनशियात बरामदगी का केस है और वो भी जमानत पर ही हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक पर पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल का केस है और वो भी जमानत पर हैं। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर, वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह, वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर, मुशीर अमीर मकाम भी जमानतों पर हैं। वजीर तखफीफ गुर्बत शाजी अमरी, ये भी जाली डिग्री का केस अदालत में इनका जेर समात है। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर मज़हर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम किरण। मज़हर साहब, मौजूदा कैबिनेट पर ऑपोजिशन की तनकीद को आप किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमत का दावा है कि ये बड़ी तजर्बेकार कैबिनेट है। जी शुक्रिया करें। देखिए चीज़ ये है कि जो ज़ाहिर है ऑपोजिशन फिर लगाएगी इस तरह के इल्ज़ामात, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि ये नॉन फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। लेकिन हम अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कानून की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, ऑप्टिक्स तो ये अच्छे नहीं हैं जिसकी बात बयान की जा रही है। उसमें होता क्या है, होता ये है कि फिर अदालतों में तारीख पड़ती है तो आप उस तारीख में जाते हैं या अगली तारीख ले लेते हैं। तो बेहतर तो चीज़ें ये होती कि आपकी अदालतों का सिस्टम अच्छा होता, फौरी तौर पे चाहे जज़ा हो या सज़ा हो, वो चीज़ें फौरी तौर पे होती हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक रिवायत रही है कि हमारे यहाँ जो हुकूमत वक्त होती है वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाती है। जी। अब मुकदमात बनाना, महज मुकदमा बनाना, और जब मुकदमा कोई बनता है तो उसमें आप ज़मानत भी करवाते हैं, उसमें आपकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है, ज़मानत क़ब्ल वक्त गिरफ़्तारी भी हो सकती है, लेकिन महज ज़मानत पर होने से कोई मुजरिम नहीं होता। ये ज़रूरी है कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर देखें, वरना तो आज इनकी हुकूमत है, या इनकी पूरी कोशिश है कि पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जाएँ। तो कल जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो ये लोग भी तो फिर ज़मानत पर होंगे। और फिर कल जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी जो है वो मुकदमात कायम थे बहुत से पीटीआई के लोगों पे। आपको याद है कि जो पार्लियामेंट पे अटैक वगैरह हुआ था, पीटीवी वगैरह पे अटैक हुआ था। तो मेरा ख्याल है इसको हमें उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई वज़ीर आज़म के मनसब पर हो, फायज होने जा रहा हो, तो उसके ऊपर कोई मुकदमा होना नहीं चाहिए। अगर मुकदमा है तो पहले उसे उस मुकदमे से क्लीन होके आना चाहिए। ये एक बुनियादी उसूल हमें तय करना पड़ेगा सियासत में। बाकी ये कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते ही इसको हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बनाती है। हमने साल देखा है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो मैंने तो ऐसी गवर्नमेंट भी देखी है कि जिसमें आधी कैबिनेट पैरोल पे थी। तो ऐसा भी हुआ है कि जो आपको जेल से रिहा करवाया गया और जेल से रिहा करवा के लाया गया, और आपने जो है वो मिनिस्टर्स के सिंध में हमने बहुत मरतबा देखा है, सिंध कई वज़ीर आला ऐसे गुजरे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर में इस चीज़ को देखना पड़ेगा, लेकिन इखलाकी तौर पे कम से कम जो टॉप पोजीशंस पे लोग हों वो जब उस पोजीशन पर आए बिल्कुल वो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप सर। ये तारिक फातमी, इनको मुआविन खुसूसी बराए खारजा उमूर तैनात किया गया है और ये वही हैं जिनका नाम डॉन लीक्स के अहम किरदार के तौर पर सामने आया था। तो क्या इससे कोई मैसेज दिया जा रहा है? पहली चीज ये कि डॉन लीक्स क्या थी और डॉन लीक्स पे फिर हुआ क्या। यानी हम सिर्फ ये कह के कि डॉन लीक्स में इनका नाम था, ये तो काफी नहीं होगा ना जी। तो डॉन लीक्स के खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ, डॉन के खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ, कोई चीजें अदालत गई, क्यों नहीं गई? वहां तो एडिटर ने, डॉन के एडिटर की एक पोजीशन थी ना, उसने कहा था कि मैं जिम्मेदार हूं इस चीज का अगर किसी को वो है। उसके बाद जो हुकूमत वक्त थी उनको फिर मुकदमा कायम करना चाहिए था, उन्हें आगे लेके चलना चाहिए, उसके बाद में आने वालों को लेके चलना चाहिए था। तो हम सिर्फ ये कि इनका किसी का नाम अगर डॉन लीग से जुड़ा हुआ है तो उसको हम जो है वो उसके ऊपर हम ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते कि जी इसको इस वजह से ना लीजिए। हाँ, अगर कोई कन्विक्ट होगा तो फिर तो वो असेंबली का मेंबर ही नहीं रहेगा, वजीर तो दूर की चीज़, तो फिर तो वो डिस्क्वालीफाई हो चुका होगा, मेंबर रह चुका होगा। लेकिन महज एक्यूजिशंस और काउंटर एक्यूजिशंस और इल्ज़ामात की अगर मैं फाइल देखना चले जाऊं तो इल्ज़ामात की अगर आप JITs की रिपोर्ट्स देखें जो इतने सालों में बनी है, तो फिर तो कोई भी कैबिनेट का हिस्सा ना पिछली कैबिनेट का हिस्सा, ना उससे पिछली कैबिनेट का हिस्सा, ना उससे,
तो हमारे यहाँ चूंकि ये चीजें होती रही, हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं, इसलिए इन चीजों पे हमें वो करने से पहले असल चीज ये है कि हमें अदालत का निज़ाम इंसाफ हमारा जो है वो जब तक स्पीड अप नहीं होगा, वो जब तक मुकदमात के जल्दी फैसले नहीं करेगा, ये चीजें इसी तरह लटकती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, एक वजारत के लिए 3 लोग तैनात किए जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब, हिना रब्बानी कर साहिबा, फिर उसके बाद तारिक फातमी साहब, तो ये क्या ये शहबाज शरीफ साहब घबरा गए हैं, क्या मामला लगता है ये आपको? देखिए किरण, पहली चीज तो ये कि एक आपका पीरियड ही अगर बहुत आप खींच लें तो आपका 1-1.25 साल का पीरियड है जी, उसमें इतनी बड़ी कैबिनेट की पहली चीज है जरूरत ही नहीं थी। ये जितने लोग सब कहते हैं ना कि हम कोई जो है बड़े किसी काम के लिए आए, तो भाई पहले मसला ये कि अगर पाकिस्तान को संगीन मसाइल का सामना है तो ये कैबिनेट 12 अफराद से ज्यादा की कैबिनेट होनी नहीं चाहिए थी। देते ना कुर्बानी, मुस्लिम लीग नून देती 14 मिनिस्टर्स हैं, वो अपने 6-7 मिनिस्टर्स रखते, पीपल्स पार्टी 9-10 मिनिस्टर्स हैं, वो अपने 5-6 कर लेते जी। कोई इनमें से कोई एक बताएं इनके कोalition पार्टनर में जिसने इस जज्बे से कुर्बानी दी हो। मैं इस वजह से नहीं हूँगा क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ अब आप फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो एक पार्टी के हेड हैं, एक पार्टी के हेड को नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए और आप पार्टी के चेयरमैन भी हैं तो आपको कोई एक ओहदा रखना चाहिए, और ये सब पार्टियों पे, ये किसी एक पार्टी पे लागू होता है। और इनके पार्टी के आईन में ये चीजें मौजूद हैं, इनके पार्टी के प्रोग्राम में कि गवर्नमेंट और पार्टी अलग अलग होगी, लेकिन हम लिखते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं साहब। शुक्रिया मजरबाज साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। टिक्का खान सानी भी मुझे साथ साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो नाराज अरकान जो पहले तहरीक इंसाफ से नाराज हुए, फिर अब उनके अपने अंदर ही फूट पड़ गई कि अब जो मुनर्रिफ अरकान है उनमें से ऑपोजिशन लीडर कौन बनेगा ये तय नहीं हो सका है। अब कौन कौन चाह रहा है कि ऑपोजिशन लीडर का ओहदा ले लें। टिक्का खान सानी के पास रिपोर्ट है, खबर है इस हवाले से, तो प्रोग्राम के आखिर में उसे शामिल करते हैं। जी टिक्का, कौन कौन चाह रहा है? जी बिल्कुल, चूंकि अपोजिशन लीडर जो है उसका बनना अब जरूरी है, चूंकि कायदे ईवान मुंतखब हो गया, अपोजिशन लीडर इस असम्बली में नहीं है। तहरीक इंसाफ तो पहले ही रिजाइन कर चुकी है और बहुत सारे अरकान जो है वो असम्बली में मौजूद नहीं है। जो मुनहरिफ अरकान जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया वो 19 लोग मौजूद हैं, और उनकी अब आपस में ही फूट है कि उसमें से अपोजिशन लीडर कौन होगा। अगरचे ये जो पार्लियामेंट के कायदो ज़वाबित हैं उसके मुताबिक जो मेजॉरिटी अपोजिशन की होगी वो लिख कर देगी कि कौन होगा अपोजिशन लीडर, और इसके साथ साथ चूंकि अपोजिशन लीडर में 19 अरकान में आपस में किसी एक नाम पे इतफाक नहीं हो रहा, कामयाब जो उम्मीदवार हैं एक दूसरे के मध्य मुकाबिल वो हैं राजा रियाज और नूर आलम खान। नूर आलम खान चूंकि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप साथ मौजूद थे, वक्त भी खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।